जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अध्याय 1 मात्रक एवं विमाएं तथा गति के नियम। तो जितने भी हमारे साथी हमारे भाई ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए फिजिक्स का हम पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मात्रक एवं विमाएं तथा गति के नियम, जिसमें हम पढ़ेंगे दूरी की माप। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लंबाई कहते हैं। बड़ी दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ एसआई इकाइयाँ के गुणज होती हैं। उदाहरण के लिए डेका, हेक्टो, किलो। छोटी दूरियां मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ एसआई इकाइयाँ के उपगुणक होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मिली, सेंटी, डेसी। अब 10 के विभिन्न घातकों के पूर्वलग्न एवं उनके संकेत, ये से क्वेश्चन रहते हैं जो आप डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे एक्सा संकेत इसका यू होता है 10 की पावर 18 लिखते हैं इसको। पेटा पी होता है 10 की पावर 15 लिखते हैं। टेरा का टी होता है और 10 की पावर 12 लिखते हैं। गीगा का मतलब 10 की पावर 9 लिखते हैं। मेगा एम 10 की पावर 6 लिखते हैं। किलो का के 10 की पावर 3 लिखते हैं। हेक्टो एच होता है 10 की पावर 2 लिखते हैं। डेका 10 की पावर 1 लिखते हैं। डेसी डी लिखते हैं, ये क्या है? स्मॉल डी है, 10 की पावर -1। सेंटी को सी लिखते हैं 10 की पावर -2। मिली को क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं 10 की पावर -3। माइक्रो को म्यू लिखते हैं 10 की पावर -6। नैनो को एन लिखते हैं 10 की पावर 9 लिखते हैं। पिको को पी लिखते हैं 10 की पावर -12 लिखते हैं। फेप्टो को एफ लिखते हैं या फर्मी भी किसको कहते हैं तो एफ 10 की पावर -15 लिखते हैं। एटो को ए लिखते हैं 10 की पावर 18 कहते हैं। अब आती है हमारी खगोलीय दूरियां। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इसे 10 की पावर 616 भी मीटर कह देते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत लंबी दूरी मापी जाती है खगोलीय इकाई से। तो एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। तो एक पारसेक 3.086 10 की पावर 16 मीटर मतलब 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है? 3.2 प्रकाश वर्ष होता है। अब आते हैं कि लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रा, जैसे एक फर्मी फेम्टो कहते हैं 10 की पावर -15, एक पिकोमीटर 10 की पावर -15 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है, इसका साइन होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर 9 मीटर होता है। एक माइक्रो बराबर 10 की पावर -6 0.0001 मिलीग्राम एम लिखते हैं। अब भौतिक राशियाँ और मात्रा, किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को मापन कहते हैं। भौतिक विज्ञान में मापी जाने वाली कोई भी मात्रा भौतिक मात्रा कहलाती है। उदाहरण लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 इकाइयों की प्रणाली है, जे एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस। जिस सी जी एस या एम के एस सिस्टम को नाम से जाना जाता है। सीजीएस और एमकेएस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? तो मैट्रिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और एफपीएस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। एमकेएस प्रणाली को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई के नाम से जाना जाता है। सीजीएस मतलब होता है सेंटीग्राम सेकंड, एमकेएस बराबर मीटर किलोग्राम सेकंड और एफपीएस मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है आपका कि इन तीनों में कॉमन क्या रहता है? तो आपको इन तीनों कॉमन रहता है सेकंड। लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले माप को कहा जाता है आपका वो मौलिक माप या आधारी माप। मौलिक इकाइयाँ कितनी होती हैं? तो आपको वो 7 होती हैं। अब 7 कौन कौन सी होती है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और इसकी विमा क्या होती है? एल। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसकी विमा क्या होती है? एम। समय का मात्रक सेकंड, इसका विमा टी। तापमान का होता है मात्रा केल्विन, इसकी विमा के। धारा का एम्पियर होता है, इसकी ए। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला होता है और इसको सी लिखते हैं। पदार्थ की आणविक मात्रा का जो विमा होती है वो क्या होती है? कैपिटल एन। अब माप की 2 पूरक इकाइयाँ भी होती हैं। एक होता है समतल कोण, एक और ठोस कोण। समतल कोण को रेडियन से नापते हैं और ठोस कोण को स्टेरेडियन से नापते हैं। इनके संकेत हैं। अब मानक इकाई एसआई यूनिट, वह माप माना जो किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा भी मापने पर समान होता है कहलाता है वो मानक इकाई। सभी जगह समान रहती है एसआई पद्धति। अब मात्रक तथा विमा, ऐसे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या होती है? एल स्क्वायर। ये बिल्कुल डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लेगा आयतन की विमा बताइए तो एल की होती है और इसका मात्रा क्या होता है? मीटर क्यूब। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन जब वो नीचे से पावर ऊपर आती है तो माइनस का चिन्ह लग जाता है, इसलिए एल टी इनवर्स 1 इसे इनवर्स कहते हैं। अब बेग का मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है, एल टी इनवर्स 1 होता है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन इसको मीटर है और जो सेकंड और सेकंड की पावर -2 हम कह सकते हैं, एल टी इनवर्स 2 कह सकते हैं इसको।
ठीक है। और बल का मात्रक होता है न्यूटन, और न्यूटन की विमा क्या होती है, mlt की पावर -2 लिख सकते हैं। संवेग को न्यूटन प्रति सेकंड होता है, इसको mlt इनवर्स 1 लिख सकते हैं। आवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, प्रति का जब नीचे बटे में रहते ऊपर आता है तो माइनस का चिन्ह लगा, इसीलिए माइनस लगा, mlt इनवर्स 1। दाब का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर होता है दाब का, लेकिन इसको अपन लिखते हैं किलोग्राम m की पावर -1, s की पावर -2 और ml का -1 और t की पावर -2। अब पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम सेकंड की पावर -2, इसे mlt इनवर्स 2। घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम और m की पावर -3 और ml की पावर -3 और t की पावर 0, मतलब 0 का मतलब क्या है, 1 है। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग क्या है, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर और सेकंड -1, तो ml 0 लिख सकते, t -1 लिख सकते। कार का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जूल होता है तो जूल रहता है, तो वही माइनस की पावर ऊपर आया तो -2 आया, तो ml स्क्वायर टी इसकी पावर -2। कोणीय विस्थापन का मतलब रेडियन होता है, mlt सब ऐसे होते हैं। शक्ति का मात्रा होता है जूल प्रति सेकंड है, वाट होता है, तो ml स्क्वायर t -3। बल आघूर्ण क्या होता है, न्यूटन मीटर, तो ml स्क्वायर t -2 पावर टू पावर -2। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, न्यूटन, तो न्यूटन का मात्रक m -1 l की घात 3 और t की घात -2। या यंग गुणांक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, तो m l की पावर -1 t की पावर -2। श्यानता गुणांक क्या होता है, किलोग्राम मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -1, तो इसकी विमा क्या होती है, m l की पावर -1 t की पावर m। धारिता का मात्रक फेराइड होता है, m की पावर -1 l की पावर -2 t की घात 4 a की घात 2। चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम माइनस, तो m की पावर -1 l की पावर -2 t की घात 3 a की घात 2। धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर और मीटर की पावर -2, तो m की पावर 0 और l की पावर -2, t की पावर 0 और i की पावर 1। फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, तो ml स्क्वायर t की पावर -2 और t और इसकी i की पावर -1। प्रतिरोधकता ओम मीटर, तो ml की पावर 2 और t की पावर -3 a की पावर -2। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम, l स्क्वायर और t स्क्वायर -2। कोणीय संवेग मतलब किलोग्राम मीटर की पावर -2 सेकंड की पावर -1 और ml स्क्वायर t की घात -1। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो ml स्क्वायर हो जाएगा। भार का मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड पावर 2, तो mlt पावर 2 t की घात। तो अभी मैंने आपको ऐसे बता दिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको विमा निकालना बताऊंगा, विमा कैसे निकाली जाती है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको मात्रक बताऊंगा, मात्रक के साथ आप कैसे विमा बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशियाँ, तो जैसे चाल और वेग, चाल की तो जिस समान समान मात्रक हो तो समान इनकी विमा होती है, तो चाल और वेग की यूज क्या है, LT इनवर्स मान। भार और बल की mlt -2 होती है। फलांक नियतांक कोणीय संवेग की क्या होती है, ml स्क्वायर t -1। कोणीय वेग और वेग प्रवणता क्या होती है, t -1। संवेग और आवेग की एक इसी होती है mlt -1। ऊर्जा, कार, बल, आघूर्ण की एक ही विमा होती है, मात्रक भी एक से होते हैं, तो ml स्क्वायर t -2। और जो दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंगस्ता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो इन सभी और एक दृढ़ता गुणांक, तो इन सब की एक ही विमा होती है ml इनवर्स 1 और t की पावर -2 और l की पावर -1, ये होती है इन तीनों की सभी की। आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, तो इसका मात्रकहीन तथा विमाहीन होते हैं। तो आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक आर्द्रता, घनत्व गुणांक, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता, विकृति, इनकी कोई ना मात्रक होता, जब मात्रक नहीं होती विमा कहाँ से होगी। अब सदिश तथा अदिश राशियाँ, सदिश ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हों, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। यह साधारण बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। सदिश राशियाँ कौन सी होती है, विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र। आदिश राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ जो केवल परिणाम हो, दिशा नहीं, आदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे साधारण बीजगणित के नियमों का पालन नहीं, ये बीजगणित का पालन नहीं करती हैं। आदिश राशियाँ द्रव्यमान हुआ, कार हुआ, ऊर्जा शक्ति हुई, क्षेत्रफल हुआ, घनत्व हुआ, चाल हुआ, दाब हुआ, आयतन हुई, दूरी हुई, समय हुआ, विभव, ताप, धारा। सदिशों का परिणाम का निरूपण, तो सदिश को जोड़ों का त्रिभुज का नियम क्या होता है, आर क्रॉस बराबर ए, वेक्टर चढ़ा रहता है, वेक्टर कहते हैं प्लस। सदस्यों जोड़ का समांतर चतुर्भुज, तो समांतर यदि कोई दो सदस्य ए और बी को एक दूसरे कोण पर टी पर
हो तो उसके परिणाम का परिणाम होता है आर बराबर अंडर रूट के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब सरल रेखीय गति, तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। जब शरीर एक सीधी रेखा में चलती है सरल रेखीय गति कहलाती है। आवर्ती गति कितने प्रकार की होती है? तो सरल लोलक गति, एक समान वृत्तीय गति, उदाहरण झूले की गति, घड़ी की सुई की गति, पेंडुलम। वस्तु किसी माध्यम में स्थिति से आगे पीछे चलती है, जब गति दोहराई जाती है तो इसे दोलन गति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी पथ लंबाई विस्थापन होती है। गति की दर एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कहलाती है हमारी चाल। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा? तो आप कहोगे औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। किसी निश्चित दिशा में गति करने वाली वस्तु की चाल कहलाती है वेग। क्या कहलाती है? वेग। अब आता अपने पास औसत वेग। तो औसत वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन कहलाता है त्वरण कहलाता है। वेग की दिशा में त्वरण कहलाता है सकारात्मक त्वरण कहलाता है। वेग के विपरीत त्वरण क्या कहलाता है? ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग में समय परिवर्तन के साथ एक सीधी रेखा में चलती है तो एक समान त्वरण कहलाती है। जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से बदलता है तो असमान त्वरण कहलाता है। मुक्त रूप से गिरती वस्तु किसका उदाहरण है? तो आपको एक समान त्वरण का है। भारी यातायात में वाहन किसका उदाहरण है? तो आपको असमान त्वरण का है। वेग और समय के बीच ग्राफ खींचने पर इसका ढलान किसको दर्शाता है? तो आपको औसत त्वरण को दर्शाता है। न्यूटन के गति के नियमों की क्या विशेषता है? सभी गति के नियम सरल रेखीय गति में एक समान त्वरण पर आधारित होते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व। किसी वस्तु की एक ही अवस्था में रहने की प्रकृति जड़त्वता। और जड़त्वता किसके समानुपाती होती है? तो आपको द्रव्यमान के समानुपाती। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप है? तो आपको जड़त्वता की। किसी पिंड की अपनी एक समान गति की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को कहा जाता है तो आपको गति की जड़त्वता। किसी पिंड की अपनी आराम की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता होती है, आराम की जड़त्वता के रूप में जाना जाता है। किसी पिंड की अपनी गति की दिशा स्वयं बदलने में असमर्थता दिशा की जड़त्वता कहलाती है। एक ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि गति की जड़त्वता उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करती है। एक धावक अंतिम रेखा पार करने के बाद भी क्यों दौड़ता रहता है? गति का जड़त्वता उसे दौड़ाए रखती है। जड़त्वता के उदाहरण कि चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। रुके हुए वाहन में अचानक हिलने से यात्री को पीछे की ओर झुक जाना। कालीन को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का गिरना। पेड़ पौधों की शाखाओं हिलने से पत्तियां का गिरना। बल की परिभाषा किस नियम से कही जा सकती है? तो आपका वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। जब खड़ी बस चलने लगती है तो उसमें खड़ी यात्रा पीछे की ओर गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम स्थिति को व्यक्त करता है? तो आपका वो न्यूटन का गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब क्षुब्ध वस्तुओं को स्थिर रहने या एक ही वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति कहलाती है आपको गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति का पहला समीकरण वेग समय के बीच संबंध बताता है। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस के at होता है, जहाँ v क्या होता है? अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, a क्या होता है? त्वरण होता है और t हमारा क्या होता है? समय होता है। अब बात करते हैं न्यूटन का गति का दूसरा नियम। तो गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, जहाँ s क्या है? दी गई दूरी और u क्या है? प्रारंभिक, एक क्या है? त्वरण, t मतलब समय। बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है, गति का दूसरा नियम कहलाता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिणाम से निर्धारित नहीं होता, गति का दूसरा नियम। क्रिकेट में जब कोई क्षेत्ररक्षक तेज गति से आती गेंद को पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे खींच लेता और गेंद पकड़ लेता, तो यह गति का दूसरा नियम। न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण कैसा? टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोट लगती है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट लगने का खतरा अधिक होता है। ऊंची या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि कम चोट लगे। बड़ी कील को अधिक गहराई तक ठोकने के लिए हथौड़े से अधिक वार किए जाते हैं। आवेग, बल और समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। आवेग g बराबर बल बराबर F इंटू टी। तो आवेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? न्यूटन गुणा सेकंड बराबर किलोग्राम मीटर और सेकंड की पावर -2।
यदि कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे समय का मान बढ़ जाता है तथा लगाया बल कम हो जाता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ लिया जाता है। सीमेंट के फर्श पर गिरने से लगने वाली आदमी की रेत को टिल्ले पर गिरने से ज़्यादा चोट लगती है आवेग के कारण। न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तो जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में एक बल अवरोध करता है। यह न्यूटन गति का किस नियम को दर्शाता है? गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। प्रत्येक क्रिया बल में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है जो एक साथ कार्य करता है, जिसे गति का तीसरा नियम कहते हैं। जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल लगाती है। स्थिति गति का तीसरा नियम। न्यूटन का कौन सा नियम बल की प्रकृति को प्रकट करता है? तो गति का तीसरा नियम। न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण। एक महिला कुएं में पानी निकाल रही है, रस्सी टूटने से पीछे गिर जाती है, गोली चलाने से बंदूक के झटके से कहाँ चोट लगना, तैरते समय पानी से टकराना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर चलना, रॉकेट का उड़ना भरना। गति का तीसरा समीकरण v² = u² + 2ac। गति या विश्राम का विरोध पहला नियम। अब पढ़ेंगे संघट्ट। तो संघट्ट क्या है? संघट्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यास्थ संघट्ट, यह जिस गति से टकराएगा उसी गति से वापस भी आएगा। ठीक है, कि ई मतलब संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित, ई = 1। अप्रत्यास्थ संघट्ट, यह जिस गति से टकराता है उस गति से वापस नहीं आता है, उसमें कम गति से लौटता है, तो के संरक्षित नहीं है पर गति संरक्षित है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराएगी तो उस वस्तु से चिपक जाएगी और आपस में जुड़कर एक हो जाएगी और एक गति से चलने लगेगी, तो के संक्षिप्त नहीं है, संवेग संरक्षित। 0। कौन सा सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम का दूसरा रूप है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का नियम। गति के तीसरे नियम के सभी उदाहरणों को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है। तो रैखिक संरक्षण के नियम से यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तो इस प्रणाली का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। संघट्ट से पहले m1 और जो m2 u1 तो u2 से लगाया तो ये जुड़ गए आपस में। तो संघट्ट के बाद तो जी m1 m2 फिर इसको लेके चलने लगा। संघट्ट के दौरान m u1 हुआ, फिर m2 u2 बरा m1 v1 बरा प्लस m2 फिर v2। u1 और u2 क्या है? संघट्ट के पहले वस्तुओं का वेग है और ये बाद में वेग है। तो ये v1 और v2 संघट्ट के बाद का वेग है। तो मतलब ये अलग अलग चल रहे थे, u1 फिर ये एक साथ जुड़ने लगे। एक समान वृत्तीय गति। तो वृत्ताकार गति जिस कण की गति स्थिर रहती है कहलाती है एक समान वृत्तीय गति। बल कण के वेग के समकोण पर लगातार किस गति में कार्य करता है? तो आपको एक समान वृत्तीय गति में। यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में t सेकंड लेता है तो वेग भी इस प्रकार दिया जाता है, v = 2πrt। किस गति में अपकेंद्रीय त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है? तो आपको एक समान वृत्ताकार गति। जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करता है तो क्या बदल जाता है? तो आपको प्रत्येक बिंदु पर केवल किसमें क्या बदल? गति की दिशा बदलती है। तो गति त्वरण अंदर की ओर लग रहा है, त्वरण तो कहाँ लग रहा है? अंदर की ओर लग रहा है, लेकिन गति की दिशा बदलती रहती है। एक समान वृत्तीय गति के दौरान क्या परिवर्तित नहीं होता? तो वेग, द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु का वृत्तीय के परिधीय अनुदेश घूमना या वृत्ताकार पथ पर घूमना एक समान वृत्तीय गति कहलाता है। एक वस्तु किसी वस्तु के दौरान अंदर की दिशा में एक बल का अनुमान करती है तो एक समान वृत्तीय गति का। किस स्थिति में एथलीट की गति अधिकतम त्वरित होती है? जब वह वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है। वृत्ताकार गति में एक छद्म बल जो त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है और वृत्त के केंद्र से दूर निर्देशित होता है अपकेंद्रीय बल। वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु के निरंतर संवेग के लिए कौन सा बल प्रतिरोपित होता है? बल केंद्र की ओर कार्य करता है तो अपकेंद्रीय बल लग रहा है, अपकेंद्रीय बल छद्म। सरल लोलक गति, वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है कहलाती है आवर्तीय गति। वह गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होती है तो वो कहलाती है सरल लोलक गति। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल t। आवर्तकाल समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। प्रति इकाई समय में दोलन की कुल संख्या कहलाती है आवर्ती। आवर्ती n = 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक सेकंड -1 होता है, हर्ट्ज होता है। यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड l लंबाई के धागे से लटकाया जाता है तो आवर्तकाल t = 2π√L/g। तो जी वो दिखा रहा है। यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूले पर झूल रहे हैं तो काल
काल नहीं बदलता, क्योंकि आवर्त लोलक के द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता है। यदि कोई लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही हो तो वह खड़ी होने हो जाए तो समय अवधि कम हो जाती है। प्रभावी लंबाई L में कमी के कारण झूला तेज हो जाता है, उल्टा होने पर विपरीत घट जाता है। बैठी है तो बढ़ती है और वो खड़ी हो जाती है, लंबाई बढ़ जाती है तो वो घट जाती है उसकी। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान शून्य होता है, इसलिए आवर्त का अनंत होता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, जिस कारण अवधि बढ़ जाती है और पेंडुलम धीमा हो जाता है। जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है और आवर्तकाल का मान घटता है। तो आज मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। अब हम इसके अभ्यास करेंगे कल क्वेश्चनों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। मैं आपको क्वेश्चन आपने सब पहले से भाई पढ़ा रखा है, मैं तो आपको सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ, मैं भी अपना रिवीजन कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा अपने साथियों का भी रिवीजन साथ में कराता चलूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, जय भारत।